अल्टिमा लाइफस्टाइल प्रेजेन्ट्स जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर अल्टिमा लाइफस्टाइल। स्पोन्सर्ड बाई गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन घरको स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी भारतीय एकजना खेलाडी र पत्रकारसँग विशेष कुराकानी गर्दछौँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा र खेल र खेलाडीको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रकाश जगैरीजी आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हाल खबर? ठिक छ। तपाईँ आराम हुनुहुन्छ सर? तपाईँ भारतीय खेलाडी तर नेपाली बोल्नुहुन्छ कसरी? म नेपाली नै हो ऋषिजी। तपाईँ नेपाली नै हो अनि भारतमा गएर खेल खेल्नुभयो? नेपालमा अवसर पाउनु भएन? होइन, म उतै जन्मेको र उतै म इन्डियाको लागि खेल्छु। हजुर, तपाईँ भारतमै जन्मेको? हजुर। अनि कसरी तपाईँ भारतीय होइन त? भारतीय मतलब मेरो ड्याडी चाहिँ नेपाली हो, मेरो फ्यामिली चाहिँ पुरै तर तपाईँ त भारतीय नागरिकता लिएर बसिसक्नुभयो नि त भारतमै? हजुर हजुर हजुर, मेरो पासपोर्ट, म इन्डियन पासपोर्ट होल्डर हो ऋषिजी। हजुर। त्यसमा नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ तपाईँ? डेफिनेटली माया गर्छु, किन नगर्नु। नेपाल तपाईँलाई कसरी मनपर्छ? कारण दिनुहोस्, किन मनपर्छ? मेरो ड्याडीको पुर्ख्यौली हुँदाखेरि, पुर्ख्यौली पनि भयो, फेरि म नेपाली नै हो होइन। अब डकुमेन्टले जे भने पनि तर चाहिँ खुन चाहिँ मेरो नेपाली नै हो, त्यही भनेर धेरै माया लाग्छ नेपालको। नेपालको साह्रै माया लाग्छ है? हजुर हजुर। अब तपाईँ बलिउड सेलिब्रिटी, भारतीय सेना पनि हो तपाईँ हजुर होइन? भारतीय सेनालाई ट्रेन गर्छु मैले। अनि बलिउड सेलिब्रिटी। तपाईँले भारतीय सेनालाई पनि ट्रेन गर्नुहुन्छ? हजुर। अनि बलिउडका कलाकारलाई पनि ट्रेन गर्नुहुन्छ? कसलाई गर्नुहुन्छ? मैले अजय देवगनलाई गरेँ। ठ्याक्क भन्नुहोस्। अजय देवगनलाई गरेँ मैले, काजोललाई गरेँ, नाना पाटेकर, अल्लु अर्जुन, अनि अर्जुन रामपाल, धेरैलाई गर्नुभएको छ? धेरैले गरेको। अनि टिभी सिरियललाई पनि गरेको छु मैले धेरै। तपाईँले भारतीय सेलिब्रिटीहरूसँग राम्रो निकटता भएर काम गर्नुभएको छ? हजुर। कोसँग काम गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? काम गर्नु ठ्याक्क भन्नुहोस्, कतिजना छन्? 10जना 20जना सेलिब्रिटी? 10जनासम्म पुग्यो होला, धेरै होला, 10जना भन्दा नि। 10जनाको नाम भन्नुहोस् त ल। मैले अल्लु अर्जुन, अनि अजय देवगन, काजोल, नाना पाटेकर, अनि मनी रॉय, ऐसे गरेर यस्तैहरू। प्रभाकर से बात करना चाहता हूँ। प्रभाकर जी, आप हिंदी में बोलिए। हाँ। नेपाली तो आपको नहीं आता है? बराबर। नेपाली नहीं आता है? थोड़ा आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे मैं नेपाली बोलूँगा आप बुझेंगे? नहीं, इतना तो नहीं आता, लेकिन नहीं आता है आपको नेपाली? नहीं, लेकिन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखिए नेपाली जरूर। नेपाल भारत संबंध में आपका भी महत्वपूर्ण भूमिका है प्रभाकर जी। बराबर। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ एक संचार दूसरी बार भारतीय संचार माध्यम में आपका महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपको ये शो में शब्द देता हूँ कि अगली बार मैं आऊँगा तो नेपाली में आपसे बात करूँगा। आप इंटरव्यू में आइए और नेपाली में बोलिए। जरूर जरूर। 4-5 महीने के बाद? यस जरूर सर। नेक्स्ट इंटरव्यू में आप नेपाली में बोलेंगे? जरूर। आप नेपाली पसंद करते? जरूर पसंद करता हूँ। नेपाली भाषा से आपको नहीं आता है? नहीं आता है, लेकिन मैं सीखूंगा। नेपाली सीखने के लिए कठिन नहीं है, आपका मित्र है नहीं? बराबर। प्रकाश जी भी नेपाली में पुख्ता है, प्रभाकर जी आप भी नेपाली सीखे? जरूर। नेपाल भारत संबंध अभी कैसे है, अब बताइए एक पत्रकार के नाता से। मुझे तो लगता है कि नेपाल भारत संबंध बरसों से, मतलब जाने कितने सालों से एक होमोजीनियस, बहुत ही कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकली एक दूसरे से बहुत ही अच्छा लगाव, और हम एक दूसरे के भाई बहन जैसे हैं। नेपाल भारत संबंध रोटी बेटी का संबंध है। रोटी बेटी का संबंध। भारत में बहुत नेपाली है, आपका मालूम है? बराबर। मेरे इंफॉर्मेशन के तहत 30 to 40 लाख नेपाली भाई बहन इंडिया में रहते हैं। प्रभाकर जी, नेपाल भारत संबंध में जितना भी आत्मीयता है, एक आपस में रोटी बेटी का संबंध है, धार्मिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और आप बताइए नेपाल और भारत के बीच में विकास के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है?
नेपाल और भारत एक सगे भाई जैसे हैं। ये अगर आसिया में लुक ईस्ट पॉलिसी, इसके तहत अगर कंधे से कंधा मिला के आगे चले तो मुझे लगता है कि नेपाल और भारत एशिया का लीडरशिप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उतना पोटेंशियल जैसा भारत में है उतना नेपाल में है। नेपाल तो बहुत सारे चीज़ों का भंडार है। ये जैसा कल्चरली रिच देश है, वैसा अनेक, जिसे हम हेरिटेज कहे, माइनिंग में कहे, नेचर कहे, नेपाल आज दुनिया में हर्बल हब बन सकता है, इतना रिच कंट्री नेपाल विकास और समृद्धि की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत ने तरक्की किया है, प्रगति किया है, बराबर चमत्कार किया है विकास में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल के समर्थन होगा, साथ देगा? हाँ, देगा जरूर, क्योंकि मोदी जी की समय आज बता दीजिए, आज की जो सांस्कृतिक नीति है ये नेपाल की नीति से मिलती जुलती है। आज जो राम मंदिर बनने जा रहा है तो नेपाल में सीता माई है, जनकपुर से सीता माई है और अयोध्या से राम है। तो हमारा बरसों से पुराना ये जो नाता है ये नए साल में भी आगे जा रहा है, और मोदी जी मुझे लगता है कि ज़रूर ये दोनों देशों के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। भारतीय पर्यटक जितना नेपाल आना था क्यों नहीं आया है? क्यों? पर्यटन क्षेत्र में जो आज हॉस्पिटैलिटी आ रही है वो उसकी थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगती है, और शायद रोड की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है। अगर नेपाल जैसे देश ने टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास किया तो भारत ही क्या पूरे एशिया के टूरिस्ट नेपाल में आ सकते हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल अब नेपाल के पास है। केवल कल्चरली नहीं, इकोसिस्टम यहाँ इतनी अच्छी है कि नेपाल का नेचर देखने लोग आएंगे, नेपाल का हेरिटेज देखने लोग आएंगे। नेपाल का ये जो तीन भौगोलिक स्थिति में जो डिवाइडेशन है, तराई, पहाड़ और हिमाल, ये तीनों क्षेत्रीय प्रदेश पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी मिसाल है। और भारतीय पर्यटक मुझे लगता है कि इसलिए नहीं आ रहे हो कि वहाँ कनेक्टिविटी कम है, रोड अच्छे नहीं है, और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए पर्यटकों को वो सुविधाएं कहीं तो भी कम है। प्रकाश जी, खेलाडीहरूको भूमिका कस्तो छ नेपाल भारत सम्बन्धमा? ठ्याक्कै राम्रो छ, एकदम राम्रो छ? राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। अब नेपालको खेलाडी भारत जाने, भारतको खेलाडी नेपाली आउने काम भइरहेछ, भइरहेको छ। हजुर हजुर, आवाजात भइरहेछ, भइरहेको छ। राम्रो ताइक्वान्डोमा पनि भारतमा छ नि नेपालको प्रभाव छ, भन्नुहोस् तपाईँ। प्रभाव इन द सेन्स यदि कन्ट्री वाइज हेर्ने हो भनेपछि नेपाल अलिक सानो छ साइजमा, अनि ऊ चाहिँ ठुलो छ। डेफिनेटली प्लेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, सेवा सुविधाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो इन्डिया धेरै अगाडि छ। नेपालमा सायद फेसिलिटी नहुँदाखेरि सायद प्लेयरहरू त्यति माथि आउन सकेको छैन अहिलेसम्म। इभन ओलम्पिक नेपाली खेलाडी जति प्रगति गर्नु त्यति गर्न सकेको छैन। सायद डेफिनेटली कहीँ न कहीँ गभर्मेन्टको हात हुनसक्छ, जसमा सायद उनीहरूलाई गभर्मेन्टले राम्रोसँग नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन। सायद डेफिनेटली त्यस्तै हुनसक्छ, किन भनेपछि ओलम्पिकमा सायद मलाई लाग्छ कि नेपालमा अहिलेसम्म मेडल आएकै छैन, अहिलेसम्म गोल्ड सायद मेडल आएकै छैन। कहीँ न कहीँ यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काँस्य पदक नेपालले पनि जितेको छ तर गोल्ड आएको छैन। हजुर, अनि यहाँको सिस्टम के छ भन्दाखेरि ऋषिजी, मेरो पनि स्टार ताइक्वान्डो एकाडेमी भनेर मैले टिकापुरमा ओपन गरेको 2-3 साल भयो। मैले कोभिड पछि उता आइसकेपछि म नेपालमा आएको थिएँ। अनि यहाँ खेल्दाखेरि यहाँ कस्तो हुन्छ भनेपछि स्पोर्ट्सको लागि एक्सपेक्टेसन कस्तो गर्छ भन्दाखेरि ओलम्पिकमा जाओस् हाम्रो नेपाली प्लेयरहरू र गोल्ड मेडल जितोस् भन्ने। गोल्ड मेडल त जित्नै पर्छ, तर जित्नुपर्छ जब नेपाली खेलाडी पनि ओलम्पिकमा जित्नुपर्छ डेफिनेटली। नेपाली खेलाडी पोख्त छन्, राम्रा छन्, तर त्यो सुरुवात गर्ने भनेको बेस लेभलदेखि नै हो। अब अरू कन्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ 5 साल 6 सालदेखि ट्रेनिङ स्टार्ट हुन्छ उहाँहरूको बच्चाहरूको, अनि गर्छ। यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्स डे आउन लाग्यो भनेपछि ल नेक्स्ट मन्थ स्पोर्ट्स डे छ, यो यहाँ अहिलेदेखि ट्रेन गर्न लाग्छ यहाँ, ओन्ली फर स्पोर्ट्स डेको लागि मात्रै। अनि एक्सपेक्टेसन गर्छ ओलम्पिकको कहाँबाट आउँछ ऋषिजी गोल्ड मेडल? भारतले अहिलेसम्म गोल्ड मेडल अहिलेसम्म 10 मेडल जितेको छ। टोटल हामीहरूको चाहिँ 30 मेडल छ अहिलेसम्म ओलम्पिकमा। हजुर हजुर, तपाईँले भाग लिनु भएको छ? ओलम्पिकमा मैले लिएको छैन ऋषिजी। तपाईँले ओलम्पिकमा भाग लिनु भएको छैन? लिएको छैन। किन नलिएको? के कारण?
फाइनेन्सियली प्रब्लम पनि थियो त्यतिखेर, फेरि टाइम पनि सिचुएसन त्यस्तै थियो। होइन, प्रकाशजीको पनि चाहना त छ। डेफिनेटली छ, किन छैन। तपाईँको फर्दर फ्युचर प्लान त्यही हो, ओलम्पिकमा जाने, गोल्ड मेडल जित्ने भन्ने प्लान थियो। तर चाहिँ अब चाहिँ मैले फाइट गर्न छोडिसकेँ ऋषिजी। फाइट गर्न छोड्नुभयो? छोडिसकेको छु मैले। अब चाहिँ यस फाइटमा तपाईँ पोख्ते मान्छे, सफल मान्छे। एक्ज्याक्टली ऋषिजी, कहीँ न कहीँ एजको धेरै म्याटर हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि एज बढ्दै जाँदा तपाईँको एजले पनि रेस्पोन्स गर्न लाग्छ। हामीहरू स्पोर्ट्स पर्सन भनेको फेरि केही दिनमा यस्तो गर्छ कि नत्र सचिन तेन्दुलकर पनि त खेल्न सक्थ्यो नि त अहिलेसम्म, नत्र बडीले कहीँ न कहीँ लास्टमा भन्न सक्छ कि म सक्दैन मेरो बडीले भनेर। र म अहिले कोचिङ गरेर आएको छु, मेरो एकाडेमी पनि छ उता पनि एकाडेमी। हजुर, कोचिङ गर्छु मैले अहिले। को आउँछन् तपाईँ कहाँ? धेरै छन्, सायद तपाईँ पनि स्टुडेन्ट भन्नुहुन्छ होला मेरो। धेरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै अब आउनु भएको छैन उहाँ चाहिँ। शीर्ष नेताहरू को गए तपाईँ कहाँ? नेताहरूलाई भन्दाखेरि मैले धेरै ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, धेरै नेताहरूलाई पनि तपाईँ कहाँ आएका मान्छेहरूको नाम भन्नुहोस् न, शीर्ष नेताहरू। मैले ट्रेनिङ दिएको भनेको मैले दिएको छु। ट्रेनिङ भने उहाँ उताको स्पोर्ट्स मिनिस्टरलाई, एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टरलाई पनि मैले ट्रेन गरेको। अनि उताको डिफेन्स मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो गोवाको चिफ मिनिस्टर श्री मनोहर पारेकर, अहिले उहाँ स्वर्गीय हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले ट्रेन गरेको। प्रभाकरजी, नेपाल भारत संबंध में क्रिकेट का क्या भूमिका है? नेपाल भारत संबंध में सर क्रिकेट तो बहुत अहम भूमिका बजा सकता है, क्योंकि क्रिकेट में भारत का बहुत आज भी एक दबदबा रहा है कि क्रिकेट में आगे जाने के लिए भारत के खिलाड़ियों ने जो भी मेहनत की है और जो आज जो नाम कमाया है, उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी भी आज आगे आ रहे हैं। तो ये दोनों खेल अगर ये दोनों देश में खेले जाते हैं तो इसी में भी बहुत सारा आगे आने का चांस है। इसके सिवाय मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेट तो एक खेल है, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ हमारे जो हेरिटेज गेम है, जो हमारे पुरखों ने हमें दी है, ये गेम को भी हम अगर बढ़ावा दें तो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स स्पिरिट ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट की वजह से हमारे देसी खेल थोड़े से दबे जा रहे हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ने ऐसी एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमारे जो भी खेल है, जैसे कि कोरिया के बहुत सारे ताइक्वांडो जैसे खेल है, उन्हें हेरिटेज गेम का दर्जा दिया है। वैसे हमारे जो देसी खेल है, भूटान जैसा छोटा देश है, वहाँ धनुर्विद्या हेरिटेज गेम है। तो हमें हमारे जो ये देसी खेल है, ये खेल को भी उतना ही बढ़ावा अगर मिला तो ये स्पिरिट मुझे लगता है कि दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। एक भारतीय पत्रकार के नाता से मुझे बता दीजिए, आपका नेपाल भारत संबंध प्रगाढ़ और सुमधुर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? भारतीय पत्रकार नेगेटिव समाचार नेपाल के बारे में और क्यों लिख रहा है? हाँ, मुझे लगता है आदर है, बता दीजिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात हो रही है कि मैं भी एक गोवा जैसे छोटे राज्य का एक पत्रकार हूँ, लेकिन मैं पिछले 2 साल से नेपाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जैसे प्रकाश जी जैसे मित्र है, इनके साथ मैं आता हूँ। नेपाल भारत का कैसा कल्चरली सोशली कनेक्ट देश है, ये देश को अगर समझना है तो ये देश में आना चाहिए, ये देश की सारी बुनियाद समझ लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे जो भी मीडिया ब्रदर्स है वो बिना देखे बिना कुछ समझे ये जो उठपटांग बातें करते हैं वो गलत है। नेपाल के बारे में तो भारत में कभी भी ऐसा निगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। भारतीय जर्नलिस्ट और नेपाली जर्नलिस्ट के बीच में एक सहकार्य एकता होना चाहिए। जरूर जरूर सर, पॉजिटिव समाचार संप्रेषण करना चाहिए दोनों देश के पत्रकार बराबर। और लेकिन भारतीय पत्रकार क्यों नेपाल के बारे में नेगेटिव समाचार संप्रेषण करता है? बराबर। क्या है? मैं तो यही बता रहा हूँ, बता दीजिए प्रभाकर जी। नेपाल के बारे में बहुत सारे लोग, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, ये हमारे बॉर्डर से सटे हुए पत्रकार भी नेपाल में आकर कोई स्टडी नहीं करते। नेपाल जैसा देश जो हमारा हमेशा की तरह एक भाईचारा रहा है, देश के बारे में अगर हम समझ नहीं सकेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। नेपाल को अच्छी तरह से समझ सके ऐसे पत्रकारों को यहाँ आना चाहिए, यहाँ स्टडी करना चाहिए, स्टडी टूर निकालना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। अफवाह क्यों फैला रहा है? कारण क्या है? आज जो हो रहा है, मुझे लगता है कि फेक जर्नलिज्म
जो आज सब तरफ फैल रहा है उसकी कोई कुछ न कुछ लोग शिकार हो रहे हैं। ये फेक जर्नलिज्म में जो आ रहे हैं वही जो बुनियादी सच्चाई है उसको पहचानने में कम पड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारत में जैसे मैं हमारे रवीश कुमार को मानता हूँ वैसे मैं नेपाल के ऋषि धमाला को मानता हूँ। मैं जब भी पत्रकारिता की तरफ देखता हूँ तो मुझे ये दो हीरो लगते हैं। आप भले ही मुझे नेपाली उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन आपका जो त्वेष, आपका देश के बारे में बोलना और ये फोर्थ स्टेट को आगे ले जाने के लिए आप जो एम्बेसडर की भूमिका बजा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे पत्रकारों की ये दोनों देशों को ज़रूरत है। एक पॉजिटिव समाचार संप्रेषण करना चाहिए दोनों देश के बीच में, एक संबंध विस्तार होना चाहिए, एक आपस में मिलकर जाना चाहिए, नेपाल और भारत संबंध को प्रगाढ़ बनाना चाहिए। हम कल्चरल एम्बेसडर हैं। नेगेटिव समाचार संप्रेषण करना नहीं चाहिए, बराबर दोनों देश मिलकर जाना चाहिए 100%। विकास और समृद्धि के लिए आप एक सुपरिचित लेखक के नाते से मैं बता रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से वातावरण बनाना चाहिए। जरूर जरूर सर। मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह मैं नेपाल का अभ्यास कर रहा हूँ उस पर मैं नेपाल पर ज़रूर एक किताब लिखूँगा और नेपाल और भारत का जो सांस्कृतिक संबंध है वो सारी दुनिया के सामने कैसा एक आदर्श उदाहरण है, इसका भी मैं उसमें ज़रूर जिक्र करूँगा। और जो लोग आज निगेटिव जर्नलिज्म करते हैं उनको भी ये संदेश देना चाहूँगा कि आप पहले आइए, समझिए और बाद में बोलिए, लिखिए। ये इतना यूनिक संबंध किसी देश से नेपाल और भारत के कहीं भी नहीं है। बराबर, यूनिक उदाहरण है। यूनिक उदाहरण है। तपाईको के लाग्छ? ठिक छ? नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले राम्रो छ? राम्रो त राम्रै छ प्रकाशजी। हजुर, राम्रै छ। राम्रो छ हजुर। तर तपाईले एकजना खेलाडी हो हैन? खेलाडी पछि अहिले तपाई प्रतिशत बन्नु भएको छ। हजुर। त्यहाँ खेलमा ठुलो चमत्कारी भयो है भारतमा। हजुर, धेरै छ अहिले, पहिलाभन्दा धेरै भएको छ र अझै हुँदै जानेछ हाम्रो देश, राम्रो हुँदैछ धेरै। अब भारतले प्रगति गरेको क्षेत्र कुन कुन हो त खेलमा? स्पोर्ट्समा स्पेसली बक्सिङ र जुडो हेर्ने हो भनेपछि हरियाणा, पन्जाब छ, अनि अरू चाहिँ सबै राम्रै छ। स्पेसली जुडो कबड्डीतिर चाहिँ धेरै राम्रो भनेको हरियाणा, पन्जाबतिर राम्रो छ, नर्थ इस्ट स्पेसली। इन्डिया अहिले क्रिकेटमा त चमत्कारीका साथ आइसक्यो नि त। इन्डियाले प्रगति गरिसक्यो, तरक्की गरिसक्यो। विश्व मैदानमा क्रिकेटमा एक छत्र राज छ इन्डियाको। कसरी? त्यहाँको सिस्टम राम्रो छ ऋषिजी, फेसिलिटी छ राम्रो। त्यही भनेर चाहिँ उनीहरू हार्डवर्किङ, हाम्रो इन्डियनहरू चाहिँ इन्डियन प्लेयरहरू धेरै हार्डवर्किङ छ, फेसिलिटी मिल्छ, त्यही भनेर चाहिँ धेरै राम्रो छ अहिले। र अहिले पनि अब वर्ल्ड कप हाम्रो इन्डियाले कतिचोटि जितिसक्यो, अनि ओलम्पिकमा भयो, धेरैमा राम्रो छ, एकदम राम्रो छ अहिले। म के चाहन्छु भन्दा नेपाल भारतसँग राम्रो हुनुपर्छ। हजुर। र नेपालको विकास र प्रगति र उन्नति भारतले पनि साथ दिनुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? डेफिनेटली दिनुपर्छ। र दुइटै देश एक भएर उ भएपछि चाहिँ मिलेर गरेपछि धेरै अगाडि बढ्छ। साउथ एसियन, सायद एसियन कन्ट्रीको, एसियाको बेस्ट कन्ट्री बन्न सक्छ दुइटै। अब भारतका खेलाडीहरू नेपाल आइरहेछन् पछिल्लो समय? आइरहेछन् इन द सेन्स कुनै इभेन्ट भयो भनेपछि, कुनै च्याम्पियनसिप भयो भनेपछि आउँछ इन्डियन। अब को आउने सम्भावना छ भारतीय खेलाडीहरू? ठ्याक्कै भारतीय इन द सेन्स कुन चाहिँ तपाईँले गएर पहल गर्नु पऱ्यो नि त, नेपाल भ्रमण गराउनु पऱ्यो नि त भारतीय खेलाडीहरूलाई। यहाँ इभेन्ट हुँदै गर्छ ऋषिजी, स्पेसली साउथ एसियन गेमहरू धेरै हुने भनेको नै नेपाल हो। हामी पनि म पनि स्टार्टिङको जब आएको थिएँ 2008मा, म यहाँ च्याम्पियनसिप खेल्न म आफै खेल्न आएको थिएँ। त्यसपछि साउथ एसियन, त्यसपछि 2010 भयो, 10मा पनि आएको थिएँ मैले आफैले पनि मैले नेपाल आर्मीलाई मैले फाइनलमा, सेमिफाइनलमा हराएको मैले 2008मा, अनि 10मा पनि त्यस्तै। त्यसपछि 10भन्दा पछि चाहिँ म कोच भइसकेपछि मेरो टिमले पनि भइसकेपछि तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। हजुर। भारतीय सेनाका छ नि जवानहरूदेखि ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले तालिम दिनुभएको छ होइन? हजुर। कोचको नाताले। हजुर। सेनापतिहरूलाई पनि दिनुभएको छ? हजुर, दिएको छु मैले, सेनालाई दिएको छु मैले ट्रेनिङ। अब तपाईँ नेपालको खेलमा रुचि राख्नुहुन्छ? खेलमा म सबै खेलमा रुचि राख्छु। नेपालको राख्छु, किन नराख्नु? नेपालको खेल तपाईँलाई कुन मनपर्छ? अहिले चाहिँ क्रिकेटमा धेरै राम्रो गर्दैछ नेपाली टिमले। स्पेसली नेपाली टिम भन्दा नि मलाई नेपाली प्लेयरहरू धेरै मनपर्छ। को मनपर्छ तपाईँलाई?
धेरै छ तर नाम भन्नुहोस् न। मलाई नाम खासै अहिले ठ्याक्कै याद भएन, तर धेरै छ। तर यहाँको कस्तो छ भन्दाखेरि ऋषिजी, एक नेपाली प्लेयरहरूको उनीहरूको एउटा खुनमा छ फाइट गर्ने स्पिरिट, होइन, चाहे त्यो क्रिकेट होस्, चाहे त्यो भलिबल होस्, चाहे त्यो ताइक्वान्डो होस्, धेरै। तर यति हो कि यहाँको स्पिड एन्ड पावर, इफ यु सी स्पिड एन्ड पावर जो नेपाली प्लेयरमा धेरै राम्रो छ। नेपाली खेलाडीले चमत्कार गरेका छन् पछिल्लो समय। नेपाली खेलाडीहरू सक्षम पनि छन्। हजुर, विश्व मैदानमा गएर उनीहरूले खेलेको खेलको 74 प्रशंसा पनि भएको छ। हो। इभन हाम्रो मोदीजीले पनि यहाँको क्रिकेट प्लेयर सोमपाल कामीको तारिफ गर्नुभएको थियो। सन्दीप लामिछानेको पनि अहिले तारिफ गर्नुभएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले। हजुर, उहाँले तारिफ गर्नुभएको थियो उहाँलाई। सो धेरै राम्रो गर्दैछ नेपाल अहिले स्पोर्ट्सको लागि पनि। आपको नेपाल भारत संबंध में एक नया आयाम लाने के लिए एक किताब लिखना चाहिए। जरूर सर। अच्छा किताब लिखिए और नेपाल को विश्व मंच में चिनाइए। जरूर। और हृदय से नेपाल को समर्थन भी करिए। और उस किताब का प्रोवर्ब मैं आपसे लूँगा। गोवा में कितना नेपाली है? लगभग 70,000 नेपालीज हैं। 70,000 नेपाली गोवा में है। हाँ, आज गोवा के लोग गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं, उनकी जगह नेपाली लेते हैं। आज जो मछुआरे की जो नौकाएं होती है उस पर नेपाली लोग हैं। जो मैंगो गार्डन है, वो मैंगो गार्डन आज नेपाली लोगों के सिवाय चलती नहीं है। मतलब आप हर होटल में जाओगे वहाँ नेपाली पाओगे। मतलब वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम भी नेपाली भाई बहन कर रहे हैं। नेपाली उधर क्या क्या काम करते हैं आज के दिन में 17,000 नेपाली क्या क्या काम करते हैं? आज के दिन में होटल में वेटर से लेकर मैनेजर के पद तक, कैसीनो से लेकर कृषि उत्पादन तक, मच्छी पैदाश से लेकर यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन तक, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ नेपाली नहीं है। मतलब मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि जो हमारे दिलीप साहब का जो बहुत उस ज़माने में एक बहुत फेमस डायलॉग था, तो उसी डायलॉग को आगे लेते हुए मैं कहूँगा कि भारत का रोम रोम हमारे नेपाली भाई बहनों के प्यार का आज भी कर्जदार है। इतना सारा श्रम, इतना सारा अपना कष्ट नेपाली लोग वहाँ उठा रहे हैं और भारत की इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट देने का काम कर रहे हैं। गोवा से हर साल कितना भारतीय नेपाल आता है? बहुत कम है। बहुत कम है। क्यों गोवा से कम आपने है? शुरुआत में जो कहा कि भारतीय पर्यटक कम क्यों आते हैं, क्यों? कारण क्या है? एक तो यातायात सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। जो बसेस आती है वो बहुत ही बैड कंडीशन में आती है और डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर काठमांडू टू गोवा ऐसे अगर कोई फ़्लाइट शुरू हो जाती है तो दोनों, क्योंकि गोवा ये टूरिज़्म स्टेट है और गोवा जहाँ गोवा जुड़ता है वहाँ ग्लोबल शुरू होता है, क्योंकि गोवा में होने वाली हर बात ग्लोबल स्तर पर चली जाती है जल्दी। तो अगर ऐसा कुछ प्रयास हुआ तो मुझे लगता है कि ये दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, टूरिज़्म बढ़ावा मिलेगा। और आज जो भारत में जो राम मंदिर सर्किट की बात चल रही है, वैसी ही बात गोवा में कल्चरल टूरिज़्म की चल रही है। तो ये कल्चरल टूरिज़्म हम दोनों देशों को नज़दीक लाने का, एक दूसरे को समझ लेने का बहुत ही अच्छा तरीका है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए और इससे कोई पोल्यूशन नहीं है। टूरिज्म सेक्टर में नेपाल भारत मिलकर जाना चाहिए। मिलकर जाना चाहिए। हर साल भारत से 30 लाख पर्यटक नेपाल आ सकते हैं। जरूर, इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। 50 लाख आ सकते हैं। जरूर आ सकते हैं सर। इसको वातावरण मिलाइए, बनाइए। आपका काम है, आप लेखक और पत्रकार है प्रभाकर जी। जरूर सर। निकट भविष्य में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल आने की संभावना है? हाँ, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द आने वाले हैं। और इससे ये होगा कि राम मंदिर सर्किट का जो मुद्दा हमारे देश में चल रहा है, वो मुद्दा अगर आप जनकपुर से जोड़ते हैं, वो मुद्दा अगर आप लुम्बिनी से जोड़ते हैं, तो ये दोनों देशों का कल्चरल सर्किट बन जाएगा और उससे
हमारा पर्यटन उद्योग भी बहुत ही बूस्ट तरह से आगे चलता जाएगा। आप भी टेलीविजन प्रेजेंटर हैं, यस सर। टेलीविजन में बोलने से फायदा होगा कि नहीं आपका लिए? जरूर होगा, क्योंकि आप क्यों टेलीविजन में प्रेजेंटर के रूप में काम किया है, इसके आधार बता दीजिए। मैं आज का ही ऋषि जी, मैं आज का ही एक उदाहरण दूंगा। मैं एक पार्लर में गया था, तो उस लड़की ने पूछा कि क्या मेकअप क्यों करना चाहते हो? तो मैं बोला मैं आज ऋषि सर के शो में जा रहा हूँ। तो वो बोली हाँ, तो मुझे तो आप देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हर आदमी आपके चैनल से जुड़ा हुआ है, और आज जो ऋषि धमाला ये नाम नेपाल की पत्रकारिता में है, वो मुझे पता चला कि आज की नई पीढ़ी ऋषि धमाला का हर शो देखती है, हर शो से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेती है। आपका भी शो देखेंगे? जरूर, मुझे लगता है कि वो देख रहे होंगे। आपको सफलता मिलेगा। जरूर सर। आप आगे बढ़िए, जरूर। नेपाल भारत संबंध प्रगाढ़ बनाइए प्रभाकर जी। जरूर। आपका महत्वपूर्ण आपके मार्गदर्शन में हम जरूर ये प्रयास आगे ले जाएंगे। प्रकाश जी, जसै नेपालमा प्रगति हुनु पर्थ्यो, विकास हुनु पर्थ्यो, भारतले सहयोग गर्नु पर्थ्यो, हजुर, दिलले सहयोग गरेन भारतले नेपाललाई। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म यसको बारेमा सायद मैले नभनेकै ठिक छ ऋषिजी। नबोल्ने। हजुर, म स्पोर्ट्स पर्सन हुँ, त्यही भनेर यसको बारेमा मैले नभनेकै ठिक छ सायद। भारतमा त खेल मैदान त ठुल्ठुलो छ, नेपालमा छैन। हो, अब नेपालमा पनि पूर्वाधार बनाउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। इभन मैले लास्ट टाइम हिजो म यहाँको एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टरसँग पनि भेटेको थिएँ, उहाँलाई पनि भने मैले स्पोर्ट्सको कुरा गर्नुपर्दा ऋषिजी, इन्डियामा अहिले सानसानो कुनै पनि जति पनि स्टेट छ या फेरि डिस्ट्रिक्टमा अहिले ठुल्ठुलो स्टेडियम छ, तर नेपालमा हामी आएपछि एउटै स्टेडियम छ, दशरथ रङ्गशाला। त्यसको पनि यस्तो ब्याड कन्डिसन हुन्छ, यहाँ जस्तै नेसनल गेम हुन्छ, एसियन साउथ एसियन हुन्छ, ठुल्ठुलो खेल मैदान बनाउनु पर्यो नेपाल, बनाउनु पर्ने। भारतले सहयोग गर्छ, भारतले लगानी गर्छ, त्यो त भारतले गर्छ गर्दैन त्यो त थाहा भएन ऋषिजी। तपाईँले जो छ मेन्टेन एटलिस्ट राख्नुपर्ने। त्यहाँको वासरुम हेर्नुहोस्, त्यहाँको अरू सिस्टम हेर्नुहोस्, वालहरू हेर्नुहोस्, अलि रोडहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँको स्टेडियमभित्र पनि केही तपाईँले पनि सहयोग गर्नु पर्यो। डेफिनेटली मलाई चान्स मिल्यो भने ऋषिजी म गर्छु, डेफिनेटली गर्नेछु। म केही यस्तो मलाई मौका मिल्यो भनेपछि म गर्ने। नेपाली खेलाडीहरूलाई सिकाउनुहोस्, राम्रो बनाउनुहोस्। जरुर ऋषिजी। प्रभाकर जी सर, नेपाल भारत संबंध आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़े आपका सोच और चिंतन पॉजिटिव होना चाहिए। जरूर सर। ऑलवेज पॉजिटिव, मैं आग्रह करता हूं जरूर सर, आपको। जरूर। दोनों देश मिलकर काम करना चाहिए, ये दोनों बहुत देश को जरूरी है। नागरिक सुखी होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, जरूर, और जरूर। विकास और समृद्धि को यात्रा आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल को साथ देगा। जरूर। ये क्योंकि आज वक्त की ज़रूरत है कि दोनों देश साथ आए, और दोनों देश जैसे सालों से एक कल्चरली सोशली जुड़े रहे, वैसे ही आगे की भी ज़रूरत यह है कि नेपाल और भारत साथ साथ चले। ये दोनों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक आप यू दोनों सर। को मैं Thank you हृदय very से much. सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। Ultima Lifestyle presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर Ultima Lifestyle. स्पोन्सर्ड बाई गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवनभरको स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा।